के कोई ना कोई इंटरेस्ट, दोनों के कोई ना कोई लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो उसके साथ मुंसलिक होते हैं। इन मेंटोरिंग देयर इज नो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटोर एंड द मेंटी। अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरा प्रिंसिपल जो है वो मेरा मेंटोर है, तो प्रिंसिपल मेरा मेंटोर नहीं हो सकता, इस वजह से कि उसने मुझे रिपोर्ट देनी है, उसने मुझे असेस करना है, उसने मुझसे काम करवाना है। सेम इज द केस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, तो वहां पर अगर हम ये कहें कि जी एक वर्कर है, उसका जो सुपरवाइजर है, वो कहें कि जो सुपरवाइजर उसका मेंटोर है, तो सुपरवाइजर उसका मेंटोर नहीं हो सकता, बिकॉज उसने उससे काम करना। बहुत कम जगह होती हैं इस तरह की कि जहां पर हम ये कहें कि वाकई सुपरवाइजर, ये प्रिंसिपल जो है वो हमारा मेंटोर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट्स नॉट देयर। सो कोई भी वो सिचुएशन जहां पर के आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो किसी शख्स को, तो जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग में जो शख्स आता है, ही कैन नॉट बी अ मेंटर। A mentoring relationship can provide mentee with greater clarity on life and career choices and their own career goals। वो चीजों के बारे में पूछ सकता है उससे, कोई किसी जगह पर कंफ्यूजन का शिकार होता है तो उससे मदद मांग सकता है। एकेडमिक्स में, पढ़ाई में, किसी और चीज में वो किसी जगह पर वीक होता है तो वहां पर उससे मदद मांग सकता है। न्यू इंसाइट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड वैल्यूज आती हैं। नए नेटवर्क और नए कॉन्टेक्ट से इंट्रोड्यूस होने का हमें मौका मिलता है थ्रू मेंटी और थ्रू मेंटोर। नए रिसोर्सेज, नई चीजें, नई किताबें, नई चीजें हमें मिलती हैं, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ होता है, वो ज्यादा जानता है मुझसे, तो मुझे गाइड कर सकता है कि मैं क्या नई चीजें देखूं। ग्रेटर कैरियर सेटिस्फेक्शन एंड इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ कैरियर, क्योंकि जब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, चीजों के बारे में हमें पता चल जाएगा, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारी बेहतर होगी और कैरियर गोल्स हमारे बेहतर होंगे। सक्सेस डेवलपमेंट इन एरियाज नॉट टिपिकली एड्रेस थ्रू ट्रेनिंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो चीजें जो कि क्लास में या किसी जगह पर नहीं बताई जाती हैं आपको, वो आपको आपका मेंटोर बताता है। Through the mentoring process, mentors have the opportunity to enhance their leadership skills and expand their perspective। उनका वो अपना अपने आप को भी enhance कर सकते हैं। अगर एक टीचर पढ़ा रहा होता है, उसकी टीचिंग स्किल्स बढ़ रही होती हैं, इसी तरह एक मेंटोर जब मेंटोरिंग कर रहा होता है तो उसकी अपनी मेंटोरिंग स्किल्स और उसकी अपनी जो आउटलुक है वो बढ़ रही होती है। क्योंकि एक मेंटोर जो है, जरूरी नहीं है कि उसका एक ही मेंटी हो, 3 4 5 6 लोग होते हैं और वो मुख्तलिफ एवेन्यूज से बिलोंग करते हैं। जो मुख्तलिफ एवेन्यूज और मुख्तलिफ एरियाज, जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो उन तमाम प्रोफेशन, उन तमाम एरियाज, उन तमाम एवेन्यूज की इंफॉर्मेशन भी उसके पास आती रहती है और वो देख सकता है बहुत सारी चीज़ों को मुख्तलिफ जावियों से। उसकी अवेयरनेस बेहतर होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उसकी बेहतर होती हैं। नए मेंबर्स जो हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है उसको। टाइप्स ऑफ मेंटोरिंग कौन कौन सी होती है? फॉर्मल मेंटोरिंग, नेचुरल मेंटोरिंग, पीयर मेंटोरिंग एंड सिचुएशनल मेंटोरिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल मेंटोरिंग की। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स, जहाँ पर आप जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्लास इकट्ठी अटेंड करते हैं, तो वहां पर आप की मेंटोरिंग होती है। प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी बेस्ड ऑन फॉर्मल कॉन्टेक्ट बिटवीन मेंटोर एंड मेंटी। फॉर्मल कॉन्टेक्ट होता है जो वहां पर आपको चीजें सिखा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है। नेचुरल का मतलब होता है इट इज इनिशिएटेड बाय मेंटर। मैं किसी के साथ एफिलिएट हो जाता हूँ कि हाँ ये स्टूडेंट जो है मुझे अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा वीक है, मैं इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ कोशिश करता हूँ, तो मैं इनिशिएट करता हूँ एज ए मेंटर। उसके बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट यूजुअली पीपल विद मच इन कॉमन, ढकी छुपी हुई चीजें जो हैं, खूबियां, लोगों में एक जैसी आदत आदत होती हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मेंटोरिंग इस तरह होती है। पीयर मेंटोरिंग, आपके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग टीचर्स हैं आपके साथ, या टीचर किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं एज ए टीचर आप, तो आपके साथ जो बाकी फेलो टीचर्स हैं वो आपके पीयर्स होंगे।
स्टूडेंट्स हैं अगर, तो क्लास में जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं वो आपके पीयर्स हैं. सो इंडिविजुअल्स इन सिमिलर पोजीशंस, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, वो नॉन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, और वो एक दूसरे को एडवाइस और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इंडिविजुअल्स इन सिमिलर स्टेज ऑफ कैरियर, मेंटोरिंग ऑन ऑप्शंस एंड कैरियर गोल्स, एक ही कैरियर पॉइंट के ऊपर हों वो लोग, तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो मेंटोर और मेंटी हो सकते हैं. सिचुएशनल का मतलब है किसी खास कोर्स, किसी खास पर्पस की, जिस तरह ये क्लास हो रही है इसके इसके दौरान, तो वो स्पेसिफिक के लिए होती है और वो शॉर्ट टर्म होती है, और कैरियर गोल्स जो हैं वो कॉमन होते हैं. उसके बाद सुपरवाइजरी होती है कि सुपरवाइजर और सुपरवाइजी, नॉट ऑल सुपरवाइजर आर कंफर्टेबल आल्सो बीइंग अ मेंटोर. ठीक है, लेकिन जब आप एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स का थीसिस कर रहे हैं, तो जो आपका सुपरवाइजर है वो भी आपका मेंटोर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सुपरवाइजर ही मेंटोर हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है इसमें. ट्रेनिंग इनिशिएटेड कि जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है वो गाइडेंस लेना शुरू करता है और वो इंटरेक्शन क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो ट्रेनिंग इनिशिएटेड मेंटोरिंग हो जाएगी. फेजेस ऑफ मेंटोरिंग क्या होते हैं? सबसे पहले बिल्डिंग रेपो, चीज़ों की इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ इक्वेंटेंसेस और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, ये चीज़ें होती हैं. पर्सपेक्टिव्स आप शेयर करते हैं. स्केप फोल्डिंग जो है, इसको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आप एक अध खिला फूल लें और उसकी एक एक पत्ती जो है उसको खोलना शुरू करें, ठीक है, और एक टाइम आएगा जब तमाम पत्तियां खुल जाएंगी तो वो खुला हुआ फूल बन जाएगा. इस प्रोसेस को स्केप फोल्डिंग कहते हैं. स्केप फोल्डिंग फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, उसके जो चीज़ें वाजह नहीं है उनको वाजह करना और उनको रिफाइन करना, वो उसको ट्रेनिंग के साथ रिफाइन करता है. जब वो रिफाइन हो जाती हैं उसके बाद फिर उसको सपोर्ट रिमूव कर देता है, उसको इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए छोड़ देता है. ये 3 स्टेजेस होती हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं. ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए सलीम अहमद आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं कोई टॉपिक चूज करूं और उसके ऊपर मैं लिखना शुरू कर दूं. जब तक मेरी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में, मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे को? कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे 2 ब्लॉग्स, उनको आप 2 आर्टिकल्स भी कह लें, ठीक है, लेकिन अभी अगर मेरी एविएशन रिलेटेड नॉलेज है तो मैं चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं कर सकता. तो सेम इज द केस, इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं. आप रिसर्च आर्टिकल की बात कर रहे हैं, एक आप नॉर्मल पोस्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आप एक अखबार के आर्टिकल की बात कर रहे हैं. हर चीज़ की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है, हर चीज़ का लिखने का तरीका कार डिफरेंट होता है. गूगल बीबी से रब्ता करें, वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे देगा. पहले आप ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है. उसके बाद इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स क्या है उसके, उसके ऊपर लोगों ने क्या क्या बातचीत की है, क्या क्या थ्योरीज दी हैं. उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपके रीजन के ऊपर क्या है और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं. ये कुछ सवालात हैं जिनको आप जहन में रखें. अगर एक एक पैराग्राफ भी हर क्वेश्चन के ऊपर आप लिखें तो आपके 5 पैराग्राफ बन जाएंगे और एक आर्टिकल बन जाएगा. एंड दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज. एक टॉपिक मेरे सामने आया है तो उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं उनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग. और जब मैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ और एंड पे उसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ अपने रीजन, उसके उस हिसाब से
तो वो रिफ्लेक्शन होगी।